कल हम जो पढ़ रहे थे हमने कहा था कि जो साइंटिफिक नेम देना है वो कितना अहमियत रखता है, क्योंकि एक ऐसा नाम रखना है जो सब रिकग्नाइज कर पाएंगे। और उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। हमने कहा था उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जहाँ पे दो नाम लिखे जाते हैं, दो वर्ड्स के नेम। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं जेनरिक नेम, और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। है ना, ये मैंने कल आपसे कहा था कि जेनरिक नेम क्या होता है और जो है स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। याद है आपको ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या था और जेनरिक नेम क्या था? जैसे हम बोलते हैं मैंजिफेरा इंडिका, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे हम। तो मैंजिफेरा में जो मैंजिफेरा है, ये मैंगो के बारे में बोला जाता है नाम मैंजिफेरा। तो मैंजिफेरा जो यहाँ पे है वो इसका जीनस का नाम है, या इसको बोलते हैं जेनरिक नेम। और जो इंडिका यहाँ पे है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। बाकी सब आपको याद होगा इंशाल्लाह। देखिए, फिर हम कल पहुंचे थे इस वाले पॉइंट पे। हमने कहा क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ग्रुप करते हैं किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर, जो हमें लगता है कन्वीनियंट है, जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कुछ उन कैरेक्टर्स पे जो हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। है कि नहीं? For example, we easily recognize groups such as plants or animals, और dogs, cats और insects। है ना, लगता है plants अलग है, animals अलग है, cats अलग है, dogs अलग है, insects अलग है, तो उनको हम classify करते हैं, convenient categories में उनको हम divide करते हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। अगर हम देखते हैं कोई सर्टन कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ बिल्ली के अंदर कैरेक्टर कि उसकी हाइट थोड़ी छोटी है कुत्ते से, मैं क्या बोलता हूँ, बिल्ली बोलता हूँ ना उसको। उसकी जब मैं मॉर्फोलॉजी चेक करता हूँ, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जब मैं देखता हूँ मैं खुद बोलता हूँ कि ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं, ये शेर है, बिल्ली नहीं है। तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस सी डॉग्स एंड विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। यहाँ से लिखा है वाली सवाल, व्हाट what image do you see when you think of a dog? मैं कुत्ते के बारे में सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स, सीधी सी बात है। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सटेन्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा अल्सटेन्स। जो अल्सटेन है ना, ये जर्मन शेफर्ड को बोलते हैं। किसको? होता है ना वो कुत्ता जर्मन शेफर्ड, उसको बोलते हैं अल्सटेन। ठीक है, जर्मन शेफर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, जर्मन शेफर्ड। वी नो दैट वी आर टॉकिंग वट वी नो दैट वी वट वी आर टॉकिंग अबाउट। है ना, अगर मैं बोलता हूँ जर्मन शेफर्ड, दिमाग में किसकी इमेज आती है? कुत्ते की, ना कि बिल्ली की, सीधी सी बात है। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम बोलेंगे मैमल्स, मैमल्स पता क्या होता है किसी को? ठीक है, मैमल्स क्या होता है? जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, जो दूध देते हैं, मतलब इन शॉर्ट मानिए आप एक हिसाब से ना, वही कुत्ता बिल्ली शेर गाय इंसान सब मैमल्स है। तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल एयर्स एंड बॉडी हेयर। मैमल्स के पास एक्सटर्नल एयर्स होते हैं, बाहर से एयर विजिबल होता है, और उनके बॉडी पे हेयर होता है कि नहीं? लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, हम वीट के बारे में सोचेंगे, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट्स एंड नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। सीधी सी बात है। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। लफ्ज देखे गए कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। आखिर हम इनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड क्यों करते हैं, क्लासीफाई क्यों करते हैं? स्टडी पर्पस को आसान करने के लिए। क्लास में क्यों रखते हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5, फिर कहते अटेंडेंस क्लासीफाई करते हैं ना, वहाँ पे भी हम क्यों करते हैं? आसानी के लिए, ताकि हर एक को मिल जाए अपना अपना रोल नंबर, ताकि हम अटेंडेंस कर पाए। रोल नंबर 17 खड़ा हो जाता है, 18 खड़ा हो जाता है, वैसे स्टडी पर्पस आसान हो जाती है क्लासिफिकेशन करने से। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अब देखिए यहाँ पे लिखा है द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। इन्हीं कैटेगरीज के जो साइंटिफिक टर्म है ना, पता वो क्या है? उसी को बोलते हैं टेक्सा। क्या बोलते हैं? टेक्सा। मानिए आप साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है ग्रुप्स के लिए या कन्वीनियंट कैटेगरीज के लिए, टेक्सा। तो टेक्सा जो होता है इसका प्लूरल क्या आता है? टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सा नहीं, टेक्सा ही प्लूरल है टेक्सॉन का। ठीक है, टेक्सॉन, TAXON। ठीक है, टेक्सॉन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या आता है? टेक्सा। मैं लिखता हूँ शॉर्ट में PL, हो गया प्लूरल, PL डॉट। तो टेक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप, और टेक्सा का मतलब होता है बहुत सारी कन्वीनियंट कैटेगरीज या ग्रुप्स जिन पे हम
ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करना है वो। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels, है ना। एक डिफरेंट लेवल होगी हर टेक्सा की। ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम अ टेक्सा, देखिए, ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट जो है वो भी टेक्सा बनाते हैं। इसका मतलब हम कैटेगरी खाली एनिमल्स को नहीं बल्कि प्लांट्स को भी करते हैं। वीट इज ऑल्सो ए टेक्सा, वीट भी क्या होता है, एक टेक्सा। टेक्सा क्या होता है, शाबाश। टेक्सा का मतलब होता है कि हम ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, क्लासिफाई करते हैं उनको एक साथ, उसको बोलते हैं टेक्सा। ग्रुपिंग करना, इन शॉर्ट आप मानिए ग्रुप, ग्रुप का साइंटिफिक नाम होता है टेक्सा, खत्म मसला। ग्रुप्स का टेक्सिफिक ग्रुप्स का जो है साइंटिफिक नाम होता है टेक्सा। और टेक्सॉन का मतलब होता है एक ग्रुप, मानिए आप, जिसमें हम डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स को। उसके बाद ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वीट इज ऑल्सो ए टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है, प्लांट भी टेक्सा है, एनिमल भी एक टेक्सा है, आप मानिए मैमल्स भी एक टेक्सा है, यानी ग्रुप है, सीधी सी बात है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल आर टेक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। हम जानते हैं जो कुत्ता है मैमल और मैमल्स एनिमल्स है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसका मतलब एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स जो है ये डिफरेंट, ये कहते हैं रिप्रेजेंट टेक्सा को डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, हम देखेंगे वो आगे, अभी कुछ समझ नहीं आ जाएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसी से हमने जो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा था इस वाले पेन से, कितना सोच, अच्छा, हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ पे थे हम, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन टेक्सा। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे उनके जो फीचर्स होते हैं, ट्रेट्स होती है, क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी की बुनियाद पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टेक्सा के अंदर। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। अच्छा, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम करेंगे क्लासिफिकेशन लोगों की इल्म के बुनियाद पे, हम बोलेंगे ये स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है, ये आलिम है, ये मुफ्ती है ना, करते हैं ना, वैसे भी वो भी क्या होती है, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे साइंटिफिक टर्म क्या है, टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हम देखते हैं कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें भी डिफरेंस है कि नहीं। डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो जाती है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कल भी, परसों कहा था मैंने आपसे, इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का है या साइंस का है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसमें जो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स काम करते हैं, बायोटिक यानी कि जैसे सनलाइट, सॉरी, जैसे जो ह्यूमंस हम सारे, हम क्या बायोटिक, हम हमें हमारे अंदर लाइफ है। ए बायोटिक मतलब जो उसमें लाइफ नहीं होती है, सनलाइट में लाइफ होती है नहीं, वाटर में लाइफ होती है नहीं, लेकिन वो सब किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, गैसेस जो उसके लिए इस्तेमाल हो जाती है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी, इस सारे को, कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जहाँ पे बायोटिक एकबायोटिक फैक्टर्स साथ साथ काम करते हैं। हम ह्यूमंस बायोटिक है, हम जिंदा है, एनिमल्स बायोटिक है, जिंदा है। एबायोटिक फैक्टर्स से हम चलते फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सीधी सी बात है, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमिक स्टडीज। लेकिन यहाँ पे हम वही इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, उस लिहाज से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यही बनाता है बेस मॉडर्न टेक्सोनमी स्टडी। अगर हमें टेक्सोनमी पढ़नी है, मॉडर्न टेक्सोनमी, क्लासिफाई करना है एनिमल्स को, उनको हम क्लासिफाई करेंगे उनके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, उनके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस के बुनियाद पे। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनमी। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप रखिए याद क्या, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स के बुनियाद पर उनको ग्रुपिंग करना, कैरेक्टर्स के बुनियाद पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे हैं, कुछ कुछ मोटे कुछ पतले, फॉर एग्जांपल कुछ लंबे कुछ छोटे हाइट में, मैं कह रहा हूँ कैटेगराइजेशन, मोटों को अलग, छोटों को अलग, पतलों को अलग, लंबों को अलग, इसको क्या बोलते हैं, कैटेगराइजेशन ऑन द बेस ऑफ देयर ट्रेट्स, देयर कैरेक्टर्स।
ऐसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना होता है ना साथ में, तभी हम कर पाएंगे कैरेक्टराइजेशन, जब पहले इंसान आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन और ऐसे ही नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं that are basic to taxonomy. Up taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use, है ना। कितने ज़्यादा मतलब हरीस इंसान दुनिया में रहे कि वो देखेंगे कि जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें मतलब हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि अपना फ़ायदा वहाँ पे होता है। In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, है ना। फूड मिलता है एनिमल से, क्लोथिंग मिलती है, शेल्टर, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली ह्यूमंस इंटरेस्टेड रहे इसमें पहले से ही। Hence the earliest classifications were based on the uses ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन वो करते, वो यूज की बुनियाद पे करते थे। बोलते हाँ यहाँ पे बेड मिल गया तो खाने के लिए आ जाएगा, यहाँ पे कोई और जानवर मिल गया तो लेदर मिल जाएगा वहाँ से, कोई और मिल गया तो क्लोथिंग मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो ऐसे वो करते थे। Human beings were since long not only interested in knowing more and more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. Human beings इसमें भी इंटरेस्ट थे कि इनके बीच में रिलेशनशिप आखिर क्या है। आखिर हमें क्यों लगता है कि बिल्ली और शेर की शक्ल किसी हद तक सेम लगती है? ऐसा क्यों लगता है? इनकी फैमिली सेम होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे आगे इनकी फैमिली सेम है। ऐसा क्यों लगता है हमें? ऐसा क्यों लगता है हमें किसी हद तक जो गाय, ऊंट, या जो शेर है, सॉरी शेर नहीं, गाय है, ऊंट है, शीप है और गोट है, जिसको बोलते हैं बहीमतुल अनआम अरबी जबान के अंदर, जिसको कैटल्स बोलते हैं, या इनको बोलते हैं कॉर्डिसेप्स, जो चार टांगों पे चलते हैं, ये चौपाई जो होते हैं। हमें क्यों लगता है ये सिमिलर लगता है ना किसी हद तक? तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है ही है। इसके बारे में भी इंटरेस्ट था ह्यूमंस को पहले से ही। द वर्ड सिस्टमैटिक्स, अब कौन सा लफ्ज आ गया? सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, सिस्टेमा से। और सिस्टमा मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम सिर्फ अरेंजमेंट नहीं कर रहे ऑर्गेनिजम्स की, हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो सिस्टमैटिक्स की जो ब्रांच है वो सिस्टमा से बन गया है। तो उसमें हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे हम उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि कुछ टर्म्स, एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम इनकी चेक करते हैं। आखिरकार इनकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये लिंक कैसे करते हैं, क्या इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है कि नहीं, उस लिहाज से उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो कल हमने पढ़ा था कार्लस लिनियस साहब के बारे में, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, दो नाम जहाँ पे हम दे रहे थे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो लिनियस साहब यूज्ड सिस्टेमा नेट्यूरे। इनकी जो किताब थी उसका नाम क्या था? सिस्टमा नेट्यूरे। इनने ये किताब लिखी थी। तो इस किताब में इन्होंने क्या लिखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सच में, सिस्टमा नेट्यूरे। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, अपनी किताब का नाम उन्हें ये लिखा था, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। बाद में उनके जाने के बाद आइडेंटिफिकेशन भी उसमें आ गई, नोमेनक्लेचर भी हाई लेवल का आ गया, एनलार्ज कर दिया गया इसको, और क्लासिफिकेशन भी। इन शॉर्ट आपको INC याद रखना है, या ICN बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, और इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ये सारे टर्म्स बहुत रिलेटेड, टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारे जो है इनको आपस में बहुत सारा रिलेशनशिप है। तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, लेकिन 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 ये बात समझिए, सिस्टमैटिक्स की खास बात ये है कि यहाँ पे इट टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपसे कहा था कि जो डार्विन की सिंगल सेल थ्योरी है वो बोलती है कि जो सिंगल सेल थी वो कैसे बन गई? वो बन गई किससे? मॉलिक्यूल जमा हो गए, ठीक है, उनने बना दिया क्या? एक सिंगल सेल। जो सिंगल सेल थी, इससे बन गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास बहुत सारी सेल्स थी। फिर उसके बाद बन गए बहुत सारे एनिमल्स। मैं बस नाम बोलूंगा, आप डरिएगा नहीं, ठीक है, हमें आगे बढ़ना है। उसको उनको बोलते हैं एनिमल फाइलास। पहले पहले आता है फाइलम पॉरीफेरा, सीरेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा। फिर इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन। थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट होता है जोलॉजी का, ये क्लासिफिकेशन याद रखना, वरना तो कुछ मसला ही नहीं, वरना क्या मसला है बायोलॉजी पढ़ना। इतना इंटरेस्ट भी होता है इस चीज़ से, बस थोड़े नाम याद करने होते हैं। लेकिन वो हम चैप्टर 4 में ही पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल समझने की बात ये है कि
फर्स्ट सेल के बाद ऐसे ही बन गए, फिर मानिए आप ऐसे ही बन गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे 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 मानिए आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं इसको। अब मसला कि ये थ्योरी है वैसे भी, इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ जाती है कि लाइफ कैसे नॉन लाइफ से आ गई, है ना। लाइफ आप मानिए यहाँ पे मुराद है से कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, जब मैं बोलता हूँ मैं हिशाम हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ आई जहाँ पे आता है, आई, मी, ये कहाँ से आ गया। मैटर तो कॉन्शियस नहीं है, मैटर के पास है कॉन्शियसनेस। टेबल आपके सामने है, ये बोल सकता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, नहीं। ये कॉन्शियस नहीं है, वी ह्यूमंस, वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर कॉन्शियस। ये कॉन्शियसनेस हमें कहाँ से आ गई है, मैटर के पास तो है ही नहीं, यूनिवर्स के पास तो है ही नहीं। तो हम बोलते, मुसलमान बोलते हैं क्या, हमें कॉन्शियस बीइंग से आ गया है, जो अल्लाह ताला है, जो अल हई है। अब साइंस के पास जवाब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जवाब मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये साइंस के डोमेन में आता ही नहीं है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है फील्ड। फॉर एग्जाम्पल साइंस का दायरा इतना है, इसके बाहर साइंस जवाब नहीं दे सकती है, वहां पे फिलोसफिकल जवाब देना पड़ता है। तो वही चीज़ है, हम इसमें डीप नहीं जाएंगे, हम आगे चलेंगे। टेक्सोनोमी कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। ये कोई सिंगल स्टेप नहीं होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। बल्कि ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पे लेवल्स होते हैं, तबकात होते हैं ना। अ, मतलब प्रायोरिटीज जहाँ पे होती है, कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ ही कम होती है, उसको बोलते हैं हायरार्की। मतलब इसको बोलते हैं हायरार्की, है ना। जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे इस्लाम में हायरार्की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तौहीद, फिर नमाज, फिर बाकी बाकी चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हायरार्की। यानी कि हायरार्की मतलब होता है अरेंज्ड सिस्टम ऑफ लेवल्स वेयर ईच लेवल इज मोर स्पेसिफिक, जहाँ पे हर कोई लेवल ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। तो हायरार्की हम देखेंगे वही, ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक, जहाँ पे हर कोई स्टेप क्लासिफिकेशन के अंदर एक रैंक, ये कैटेगरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी एक पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनमिक अरेंजमेंट का, इट्स कॉल्ड एज टेक्सोनमिक कैटेगरी। सीधी सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनमिक हायरार्की। अब जब इन सारे टेक्सोनमिक कैटेगरीज को, ठीक है, हम जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं वहाँ पे, टुगेदर कंस्ट्रक्ट टेक्सोनमिक हायरार्की वहाँ बन जाती है। हमें अभी अच्छे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है मैं पहले आपको बताऊंगा वो चीज़ क्या है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमें क्या पढ़ना है, वो क्या मतलब होता है टेक्सोनमिक जो हायरार्की होती है, आखिर वो होती क्या है, टेक्सोनमिक कैटेगरीज होते क्या है। आपने थोड़ा बहुत नाइन्थ में पढ़ा होगा, क्लास नाइन्थ में, अच्छे से याद नहीं होगा आपको, मुझे पता है। टेंथ तक नहीं अच्छे से पढ़ता है इंसान। अभी आपको सच में अच्छे से पढ़ना है, टेंथ तक इंसान कोई नहीं पढ़ता है सही से, टेंथ के बाद ही पढ़ना होता है। टेंथ तक जिंदगी में मजे होते हैं। अच्छा देखिए कैसे याद रखना है आपको। आप रखिए एक मेमोनिक याद, ठीक है, मैं लिखता हूँ मेमोनिक यहाँ पे। अगर आपको याद रहेगा ना मेमोनिक, आपको अच्छे से ऑर्डर याद रहेगा। मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप भी लिखिए कॉपी पे या किताब पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ, भाई प्लीज मत पढ़ो मेडिकल, मुसीबत है मेडिकल पढ़ना, मुसीबत नहीं है। देखिए अगर आप सोचेंगे कुछ मुश्किल है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अब अपने आप में एकेडमिक रेजिलियंस बिल्ड करनी होती है। इंसान 10 घंटे बैठेगा ना किताबों में, कुछ नहीं होना चाहिए। टेंथ तक मैं अभी अच्छे से नहीं पढ़ता था, लेकिन टेंथ के बाद मैंने बहुत पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई मुझे बोलेगा बराबर बैठो 12 घंटे किताब में, मैं बैठ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिर क्या होता है इंसान को, इसको बोलते हैं एकेडमिक रेजिलियंस बन जाती है। जब इंसान को, देखिए क्या हो जाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझिए अच्छे से। जब इंसान कोई डीप कंसेप्ट पढ़ता है ना, जहाँ पे मतलब लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक चीज मतलब ये चीज पढ़ना है ना, डिपेंड करता है इस चीज पे, ये कहता है डिपेंड इस चीज पे। और साइंस में ऐसा होता है कि इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेडनेस। तो इस टाइम पे दिमाग को खुजली आ जाती है, इस टाइम पे, ठीक है, दिमाग थक जाता है। इसको बोलते हैं एकेडमिक ओवरवेलमिंग हो जाती है, इंसान को बर्न आउट हो जाता है इंसान का जहन। उस मौके पे जो उसको रेजिस्ट करता है, बर्दाश्त करता है उस तकलीफ को, तकलीफ हो जाती है, वो मजीद तकलीफ झेल सकता है अच्छे से। फिर जो उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं वो उससे मजीद तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। फिर जो उसको बर्दाश्त करते हैं वो उससे मजीद तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। इसी को बोलते हैं एकेडमिक रेजिलियंस। फिर इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है, किताबें दो, कंसेप्ट्स तो वो सोचेगा सोचेगा। जितना इंसान को कांस्टेंट प्रेशर जहन पे आता है ना, प्रेशर जितना जहन पे आता है, उतना ही बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रेशर समझते हो आप प्रेशर ही होता है, नहीं, वो आपका माइंड बढ़ रहा होता है। और ये सच बात है, मेडिकल स्टूडेंट्स का दिमाग बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। अगर वो पढ़ते हैं JKSB एग्जाम्स के लिए, वो निकालते हैं 3 महीने में एग्जाम, वो सारे JKSB वो छोटे छोटे एग्जाम्स, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए लड़ रहे होते हैं।
आई एम डूइंग एमबीबीएस एनालिस्ट। हाँ वो बात सही है, आपकी आपकी बात भी सही है। अब फिलहाल मैं वहाँ पे नहीं जा रहा उस चीज़ की ओर। कोई एमबीबीएस भी करता है वो भी बेचारा क्या होता है, परेशानी होता है। मैं खुश हूँ मैंने एमबीबीएस नहीं किया था, ना ही मैंने नीट एग्जाम दिया ही था। मैं सीधे एकेडमिक्स में गया था, मुझे पढ़ाने का शौक था इसलिए मैं इसमें गया था। तो फिलहाल हमें पढ़ना है इंशाल्लाह, हमें खाली पढ़ने में फोकस करना है, ठीक है। अब रखिए ऐसे याद, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। किंग फ्लिप्स, ठीक है, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स एक बादशाह है, केम ओवर वो आ गया किसके लिए, फॉर गुड सूप, अच्छा सूप पीने के लिए। है ना, आसानी तरह करना। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है, आपको असली में याद रखना है के। यहाँ पे क्या फर्स्ट लेटर है ना, के, फिर क्या यहाँ पे पी, के पी, फिर क्या उसके बाद यहाँ पे सी, फिर क्या है ओ, फिर क्या है एफ, फिर क्या है जी, फिर क्या है एस। के पी सी ओ एफ जी एस आपको लर्न करना है। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स आ गया किसके लिए, फॉर गुड सूप, अच्छा सूप पीने के लिए। अब देखिए आप, ये हमने क्यों पढ़ा। यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ा सा, देखिए हमें ऐसे पढ़ना है, हम आएंगे नीचे से ही। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, किंगडम के बारे में। किंगडम क्या होता है ना, बोलते हैं इसका किंगडम है, सल्तनत है, बादशाह है, मतलब जो एक बड़ी रेंज की होती है। फिलहाल आप समझिए किंगडम किंगडम ही होता है। फिर क्या है फाइलम, मैंने कहा था आपसे, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स आप आ गया किसके लिए, केम ओवर फॉर गुड सूप। अब फाइलम और डिवीजन यहाँ पे, ठीक है। फाइलम एनिमल्स के केस में होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के केस में होता है, समझ रहे आप। उसके बाद क्लास आ जाता है, फिर ऑर्डर आ जाता है, फिर फैमिली आ जाता है, फिर जीनस आ जाता है, फिर स्पीशीज आ जाता है। हमने पढ़ा था वहां पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, वो यही चीज है। अब आप एक चीज समझिए अच्छे से, जितना जितना हम इस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट, यहाँ पे ना हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जहां बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। डिसेंडिंग वाला जहां गिरेगा गिरेगा। यहाँ कैसे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा क्या होता है किंगडम। उसमें बहुत सारे आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। उससे कम किस में आते हैं, फाइलम में। क्या फाइलम बहुत सारे हो सकते हैं, फिर क्लास और बहुत सारे हो सकते हैं, फिर ऑर्डर और बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली और बहुत सारी हो सकती है, जीनस और बहुत सारे हो सकते हैं, और स्पीशीज और बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं किंगडम। उससे थोड़ा फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशीज। अब हमें खाली यही पढ़ना हो किताब, और फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ने के टाइम पे ना इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि कल को कुछ मिलेगा कि नहीं, जॉब वॉब वगैरह, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, फिलहाल पढ़ना चाहिए। कोई बोलेगा कि पता नहीं कुछ नहीं मिलेगा इसलिए पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा चांस को किसको कुछ मिलने के, पढ़ने वाले को ना पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को, है ना। तो डिमोटिवेट कभी इंसान लाइफ में नहीं होना चाहिए, पढ़ने पे ही ध्यान देना चाहिए हमेशा। एकेडमिक्स रिवॉर्ड करता है इंसान को, ये तो पता ही है। जितना इंसान एकेडमिकली एक लेवल पे होता है उसको रिवॉर्ड करता है एकेडमिक्स। ऐसा नहीं है कि इंसान किस लेवल तक पहुंचा एकेडमिकली वो पूरा ज़ाया हो जाएगा, नहीं। एकेडमिक्स रिवॉर्ड करता है, हाँ कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एकेडमिक्स रिवॉर्ड करता है सच्ची तौर से। अब देखिए, अब पहले क्या आ गया यहाँ पे, स्पीशी, है ना, ऐसे, फिर क्या आएगा जीनस, फिर क्या आएगा फैमिली, फिर क्या आएगा ऑर्डर, फिर क्या आएगा क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन बोलते हैं इसको, फिर किंगडम। तो ये आ गया किस में, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर एंड पे सबसे बड़ा। ठीक है, वो हम देखेंगे ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता। 11 12 की मार्क्स कॉलेज में मिलती है, फिर कॉलेजेस में 11 12 के मार्क्स से तो कुछ नहीं हो जाता है ना। असली मसला होता है अगर इंसान ने फॉर एग्जांपल कोई करियर चूज किया है एमबीबीएस के लिए, एमडी के लिए, या सॉरी ये बीडीएस के लिए, या किसी और के लिए, बीवीएससी के लिए, या इंसान कोई टेक्निकल कोर्स करता है, हर एक चीज़ में एक्सेप्शनली बनना है इंसान को, क्या एक्सेप्शनली स्पेशलिस्ट बनना है उस चीज़ में, जैसे उसमें कोई नहीं होगा। कोई पढ़ा रहा है उसको पढ़ाना है ऐसे जैसे कोई पढ़ाता ही नहीं होगा, खुद एक्सेल करता है वैसा इंसान। लेकिन अपना पैशन देखना है, पैशन किस चीज़ में इंसान को होगा, है ना। अच्छा अब्रॉड में तो मिलता होगा, हाँ बिल्कुल।
लेकिन मसला क्या है, इंसान को देखना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, इंसान वही क्यों रहना चाहना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना किस चीज़ में, पेरेंट्स के फोर्स या सोसाइटी के फोर्स से इंसान पढ़ रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं आता, वो छोड़ना चाहिए वहीं पे। अगर इंटरेस्ट है तब जाके पढ़ना चाहिए वो चीज़, ठीक है। और इंसान को कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमेशा देने पड़ते हैं, खाली नीट ही देना होता है। जैसे मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ मास्टर्स जोलॉजी में, मुझे भी एग्ज़ाम देना है कुछ 2 साल के बाद, मानिए आप मेरा स्टार्ट हो गया मास्टर्स नेट के लिए। वो भी ठीक था, मुश्किल नेट तो आसान है बहुत ज़्यादा, नेट जेआरएफ के लिए मतलब उसमें होती है परसेंटेज ही, 1% तो सिलेक्ट उसमें, वो भी अच्छा खासा मुश्किल एग्जाम है। तो कंपटीशन हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे खाली नीट में कंपटीशन है, कंपटीशन लड़ना हर जगह होता है। और इंसान जितना अपने आप को कॉम्पिटेंट रखता है लाइफ में, रेजिलिएंट बन जाता है एकेडमिकली, उतना उसको फिर मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए स्पीशीज पहले यहाँ पे आ गया। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। टेक्सोनोमिक स्टडीज करती है कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, बुनियादी तौर पे वो सिमिलर लगते हैं बुनियादी तौर पे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। इन शॉर्ट आप रखिएगा, जो मेट कर सकते एक दूसरे के साथ वो होते हैं स्पीशी। मेट करने के बाद जहाँ पे यंग वंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वरना नहीं हो जाती फर्टिलाइजेशन अगर वो नहीं होंगे क्या आपस में सेम स्पीशी के। वन शुड बी, इसमें एक्सेप्शन है वो हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशी फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक इंसान को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा दो ऑर्गेनिजम्स को, उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशी फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशी, मतलब अब स्पीशी भी होती है क्या आपस में क्लोज रिलेटेड होती है, कुछ स्पीशीज जो हमें लगती है सेम सेम है, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली और शेर, लगता है सेम कि नहीं? हाँ लगते हैं सेम। अगर बिल्ली बड़ी होती है वो शेर लग जाती है, इनकी सेम फैमिली होती है। तो लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका की एग्जांपल लेंगे हम। मैंजिफेरा इंडिका क्या है? यहाँ पे मैंजिफेरा का मतलब मैंगो होता है, इंडिका इसकी स्पीशी होती है। मैंजिफेरा को बोलते हैं जेनेरिक नेम, और इंडिका को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसी सोलनम ट्यूबरोसम, पोटैटो को बोलते हैं, ठीक है। सोलनम ट्यूबरोसम, यहाँ पे भी आप देखिए ध्यान से, जो सोलनम का एस है वो कैपिटल आ गया क्योंकि ये जेनेरिक नेम है। जो ट्यूबरोसम का जो टी है वो स्मॉल आ गया क्योंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ऐसी जैसे हम, मुझे बोलना होगा शेर, साइंटिफिक टर्म, सॉरी ना, ये बब्बर शेर लाइन, तो पैंथेरा लियो बोलते, क्या बोलते, इसके अलग अलग नाम होते हैं, अभी हम यही पढ़ रहे हैं अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में। पैंथेरा लियो होता है लाइन, पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर, पैंथेरा पार्डस होता है लेपर्ड, अलग अलग नाम इनके होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लिखा है किताब में, हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाहर निकलेंगे कुछ भी नहीं इंशाल्लाह आज से। पैंथेरा लियो क्या होता है, लाइन, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम, जो यहाँ पे ना इंडिका आ गया, यहाँ पे देखिए सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट, ऐसे यहाँ पे आ गया ट्यूबरोसम, यहाँ पे आ गया लियो। ये क्या करता है इंडिकेट, हमने कहा था पहले ही, ये जो सेकंड नेम यहाँ पे आ जाता है जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum, and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. आप याद लाइए वो किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, पहले गुड है फिर सूप है, तो गुड जो है वो जीनस है, तो जेनेरिक नेम पहले आ जाता है और स्पेसिफिक एपिथेट बाद में आ जाता है। तो बताइए मुझे, ये मैंजिफेरा यहाँ पे जो लिखा गया है, ये सोलनम जो यहाँ पे लिखा गया है, और पेंथेरा जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये जेनेरिक नेम है या स्पेसिफिक नेम है, बताइए। ये जेनेरिक नेम है। फिर जो स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पीशीज का नेम यहाँ पे आ जाता है, वो इंडिका है, वो ट्यूबरोसम है, वो लियो है, ठीक है। ऐसे समझना होता है ये चीज़। जैसे हम बोलते हैं सोलनम नाइगरम, हम बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड को, हम बोलते हैं ठीक अलग अलग चीज़ों को, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। फिलहाल समझना खाली है कि जो ट्यूबरोसम है ये स्पीशी के बारे में बोलता है, पोटैटो के बारे में असल में। और सोलोनम जो है एक बड़ी, एक जीनस एक होता है, एक जेनेरिक नेम है, ये एक जेनेरिक नेम है। पैंथेरा जेनेरिक नेम है, मैंजिफेरा जेनेरिक नेम है, इंडिका ट्यूबरोसम और लियो ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera genera and represent another higher level of taxa और कैटेगरी। टेक्सन क्या होते हैं, सिंगुलर, टेक्सा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म इसका आ जाता है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। अब चूंकि जीनस बड़ा है, उस स्पेसिफिक एपिथेट छोटा होता है उससे, टेक्सोनमी के लिए अगर हम बात करेंगे,
टेक्सोनोमिक हायरार्की अगर बात करेंगे, तो इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये समझा रहा है मैं ये चीज़, कि एक ही जीनस के कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दी, पैंथेरा जो है वो एक जीनस है। पैंथेरा लियो लाइन होता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर होता है, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड होता है, और भी होते हैं कुछ, पैंथेरा और नाइगर कुछ होता है, सही से याद नहीं आ रहा अभी। तो वही समझना है। But having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. वही टाइगर। सोलनम includes species like Nigrum. अगर हम बोलेंगे सोलनम नाइग्रम, ना कि सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता हो, तो सोलनम नाइग्रम का मतलब क्या होता है? जो पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे थोड़ा डर रहे होंगे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि वैसे मैं आहिस्ता ही बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा क्लास में ही। तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड। ठीक है, ब्लैक नाइट शेड एक वेजिटेबल होता है। अगर हम बोलेंगे सोलनम नाइग्रम, उसके बाद एंड क्या लिखा है? मेलोन गिना। अच्छा, मेलोन गिना लिखा है ऐसे यहाँ पे। सोलनम मेलोन गिना का पता कौन होता है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सोलनम मेलोन गिना, इसको बोलते एग प्लांट। क्या बोलते? या ब्रिंजल बोलते ना सीधे ही हम, हिंदी में या उर्दू में, एग प्लांट या ब्रिंजल। अब देखिए, ब्रिंजल की फैमिली पोटैटो की, सॉरी, ब्रिंजल और पोटैटो को जो जीनस है वो सेम है। पोटैटो का और ब्रिंजल का जीनस सेम है, उसको बोलते हैं सोलनम। लेकिन अगर हम बोलेंगे सोलनम ट्यूबरोसम, मतलब हो गया पोटैटो। अगर हम बोलेंगे सोलनम मेलोन जिना, तो मतलब हो गया क्या? ब्रिंजल। आपको लगता है कुछ ना कुछ मवासलत के दरमियान में है, कुछ ना कुछ थोड़ा लगता है, थोड़ा सा शेप, उतना नहीं लगता है, लेकिन इनका जीनस सेम है। ये देखा जाता है मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स पे। बाकी बाकी कैरेक्टर्स पे हम नीचे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। हम बिलोंग करते हैं टू द स्पीशीज सेपियंस, है ना? हमारी जो स्पीशी है वो सेपियंस है, विच ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। लेकिन जो हमारा जीनस है वो होमो है। अब होमो जीनस के बहुत सारे जो है वो स्पीशीज है। होमो सेपियंस भी इसे यहाँ पे लिखा है, होमो इरेक्टस भी है, होमो हैबिलिस भी है, होमो निएंडरथैलस भी है। वो 12th क्लास में एवोल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है? तो साइंटिफिक जो ना वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, जो ह्यूमन बींग चिंपैंजीज कहते हैं शेयर कॉमन एंसेस्टर को, ये खाली अब थ्योरी है। इसमें भी अपनी ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस में अपने अपने है। अभी तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, सेम फिर हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट अपने टॉपिक से, फिलहाल हमें पढ़ना है। उसके बाद ठीक है, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे जीनस है और सेपियंस यहाँ पे स्पीशीज है। अगर हम सेपियंस के बदले में यहाँ पे होमो नियंडरथाल्स थैल्स बोलेंगे तो वो अलग होते हैं। होमो इरेक्टस बोलेंगे, वो अलग स्पीशी ऑफ ह्यूमंस होती है, जो हमसे पहले थी, अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, जीनस। जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब जीनस में क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज तो होती है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। अगर बाकी जेनरा हुआ, जेनरा आप क्या है बताइए? जीनस का जो प्लूरल फॉर्म है वो जेनरा आ जाता है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पढ़ लिया था इससे पहले भी। यहाँ पे देखिए आप, टेक्सा जो है वो प्लूरल है, ठीक है, और टेक्सॉन जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है, इसमें यहाँ पे लिखे टेक्सॉन का जो प्लूरल फॉर्म आ जाता है वो टेक्सा आ जाता है, टेक्सा। वैसे अब यहाँ पे याद रखिए, जो जीनस है वो सिंगुलर और जेनरा जो है उसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है। तो जीनस में होते ऐसे रेयर स्पीशीज जिनके मोर कैरेक्टर्स से कॉमन होते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे हम उन स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा को, बाकी जेनरा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके साथ वो तो वो नहीं रखते मवासलत, सिमिलैरिटी। लेकिन आपस में जो जनरा, एक जनरा में जो आपस में स्पीशीज होती है, हमने एग्जांपल दी थी, टाइगर जो है, या जो है लेपर्ड जो है, या जो लाइन है, उनका जो सेम जीनस है, पैंथरा जीनस उनका है, फिर स्पीशी अलग अलग है। पैंथरा टिग्रस हो गया टाइगर, पैंथरा लियो हो गया लाइन, पैंथरा पार्डस हो गया लेपर्ड। तो वहां पे हम देखते हैं कि उनके दरमियान में सिमिलैरिटी है कि नहीं? वही, we can say that genera are aggregates of closely related species। ये भी हम बोल सकते हैं कि जनरा में वो एग्रीगेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं। सेम स्पीशी नहीं होती है, ध्यान से बात सुनिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी होती है, सेम जनरा होता है। लेवल समझ रहे हैं आप? तबकात समझ रहे हैं आप? हायरार्की समझ रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट है हायरार्की को समझना। एक हायरार्किकल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस रखता है स्टडी पर्पस के लिए टेक्सोनॉमी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज, बट बोथ बीइंग टू जीनस सोलनम, है कि नहीं? अभी मैंने कहा आपसे, लाइन पैंथेरा लियो, इसने जो लिखा है यहाँ पे, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस,
टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। अब देखिए पैंथेरा पैंथेरा सेम आ रहा है, जीनस सेम है, लेकिन स्पीशी क्या है, डिफरेंट। लेकिन क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है ये, तो इनका हमने एक जीनस में रखा है। उस जीनस का नाम होता है पैंथेरा। क्या होता है, पैंथेरा एक जीनस है, जैसे सोलानम जो है ना, सोलानम वो भी क्या है, एक जीनस या जेनरिक नेम। मैंजिफेरा वो भी क्या है, एक जीनस है, विद सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें बहुत सारी कॉमन फीचर्स होती है, लेकिन इनमें भी क्या होती है, डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज नहीं होती है। तो इसलिए हम फिर और जाते हैं लेवल में ऊपर, फैमिली उससे बड़ी लेवल, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर। आप समझ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सही दोस्त जानने के लिए। ऑल ठीक है। Are all this are all species of genus Panthera. This genus differs from another genus Felis, which includes cats. अब एक और जीनस होता है फेलिस, कैट्स। क्या आपको लगता है कैट्स जो जीनस फेलिस में आ जाती है, और जो लाइन है या जो लेपर्ड है या जो अ, बाकी ये क्या इसको बोलते हैं, टाइगर है, इसकी जो फैमिली है वो क्या आती है, पैंथेरा। क्या आपको लगता है कि ये दोनों डिफरेंट है? हाँ। जितना लाइन और लेपर्ड के बीच में सिमिलैरिटी है, उतना लाइन और कैट में सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी है कि नहीं, कम है ना। तो इसलिए मानेंगे नेक्स्ट लेवल पे, फैमिली के ऊपर। इन शॉर्ट जितना जितना ऊपर जाते हैं ना, उतना सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। जितना जितना नीचे होते हैं लेवल पे, फॉर एग्जांपल स्पीशी लेवल पे हम होते हैं, उतना सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप इस टेबल को समझने के बाद ये बात समझ सकते हैं कि जितना जितना हम फ्रॉम बॉटम लेवल टू हायर लेवल जाते हैं, उतना उतना क्या हो जाता है, बताइए आप खुद ही। उतना उतना इनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इनकी सिमिलैरिटी जो है वो कम हो जाती है। जितना जितना हम नीचे आते हैं, उतनी सिमिलैरिटी बढ़ जाती है। ये बात आपको समझ आनी होनी चाहिए। उसके बाद अब फैमिली इसके बाद है ना, याद रखने वो, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। अब से उल्टा हमारे, ऐसे भी हम फिर लिखने के बाद उसको उल्टा कर सकते हैं, वो मसला नहीं है कुछ। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड जीनस। हाँ, महंगा ना भी। स्पीशी और जीनस के बीच में फर्क ये है कि स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है आपस में, कंपेयर टू अगर हम दो जीनस देखेंगे। अगर अगर हम करेंगे स्पीशी और जीनस को कंपेयर करेंगे, इफ वी विल कंपेयर द स्पीशीज, अगर हम करेंगे एक जीनस के स्पीशी को कंपेयर आपस में, एग्जांपल समझ आएगा ना। देखिए फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोलूंगा, फिलिस एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है, क्लास खत्म होने वाला है। हम बोलते हैं कि दो डिफरेंट जीनस है, इनमें सिमिलैरिटी ज्यादा नहीं है जितनी आपस में लाइन और लेपर्ड को सिमिलैरिटी आपस में, क्योंकि वो एक ही जेनरा से है। आप समझ रहे, सॉरी वो एक ही स्पीशी से है, उनकी स्पीशी एक ही है, उनका जीनस सेम है, लेकिन ऐसे समझ रहे हैं। इन शॉर्ट में कहा ना वही चीज, जितना हम आएंगे ना, देखिए यहाँ पे समझ आता है, जितना हम आएंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, उतनी सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्पीशीज में आपस में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जीनस में उससे कम, फैमिली में उससे कम। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम कम होता जाता है। फुल चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा इंशाल्लाह अच्छे से। मुझे लगता है कल ख़त्म हो जाएगा ये, आज तो क्लास ख़त्म हो गया, क्योंकि खाली 40 मिनट्स को जूम को लिमिट होता है इसको, जो फ्री वर्जन होता है, तो इतना काफ़ी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी हम कल तो ख़त्म करेंगे नेसेसरली अब इसको सारे को, लेकिन नज़र दिया करेंगे अब घर में हमेशा।